Hello friends and welcome to Penlam Media. Today we'll be discussing daily current affairs of 24 August 2020. So guys, जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और कोशिश करिए ज़्यादा लोगों को इस सेशन से जोड़ने की। और हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो पहली न्यूज़ है इंटरनेशनल डे कॉमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 22 अगस्त। 22 अगस्त को हर वर्ष धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। द डे वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग केसेस ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ, इंक्लूडिंग द मोस्ट सीरियस मैनिफेस्टेशंस of international crimes such as crimes against humanity, war crimes and even genocide। इस दिन की स्थापना धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के बढ़ते मामलों के लिए एक सीधी प्रतिक्रिया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की सबसे गंभीर अभिव्यक्तियां जैसे मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और यहाँ तक कि नरसंहार शामिल है। तो यहाँ पर आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो ज्यूज के साथ हुआ था, फिर अभी हम देख रहे हैं कि जो रोहिंग्यास के साथ हुआ म्यांमार में, ठीक है, जो उइगर्स फेस कर रहे हैं चाइना में, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स या फिर जीनोसाइड के कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं। और ऐसे लोग जो विक्टिम्स होते हैं, जो इन चीज़ों को झेल रहे हैं, उनको याद करने के लिए जो है इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैव बीन न्यूमरस केसेस ऑफ एट्रोसिटीज इन सीरिया, इराक, म्यांमार, नाइजीरिया एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और बिलीफ। तो पिछले कुछ वर्षों में धर्म या विश्वास के आधार पर बड़े पैमाने पर सीरिया, इराक, म्यांमार, नाइजीरिया और चीन में अत्याचार के कई मामले देखे गए हैं, जिसका मैंने अभी कुछ का जिक्र किया था। आगे चलते हैं। Let's see a question. Every year on which day International Day commemorating the victims of acts of violence based on religion or belief is celebrated? प्रत्येक वर्ष किस दिन धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 22 अगस्त, 24 अगस्त, 26 अगस्त एंड 20 अगस्त। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। The correct answer will be option A, that is 22 August. आगे चलते हैं। Next news is former Finance Secretary राजीव कुमार appointed as new election commissioner। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। He'll replace अशोक लवासा who has resigned recently to serve as the Vice President of Asian Development Bank। तो अभी जो है राजीव कुमार जो है वो अशोक लवासा का स्थान लेंगे। जो अशोक लवासा है उन्होंने अभी हाल ही में रेजिग्नेशन दिया था, और ये रेजिग्नेशन उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि वो अभी वाइस प्रेसिडेंट सर्व करेंगे ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। राजीव कुमार इज 1984 बैच आईएएस ऑफिसर ऑफ झारखंड काडर। राजीव कुमार झारखंड काडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। राजीव कुमार हैज 3 decades of experience in public policy and administration in various fields, and he has played a major role in merging 10 public sector banks into 4। राजीव कुमार को विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति और प्रशासन में 3 दशकों का अनुभव है। उन्होंने 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को 4 में विलय करने में प्रमुख भूमिका निभाई है, ठीक है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जो 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनका विलय 4 बैंकों में हो गया है। 4 बैंक ही उसमें बचे हैं मेजर। आगे चलते हैं। Let us know something about Election Commission of India. It is an autonomous constitutional body। ये स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्यों है? क्योंकि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसके पावर्स फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसीजर्स इन इंडिया। ये भारत में संघ और राज्य चुनावों प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी निकाय है। तो जो राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, उसके लिए कौन कंडक्ट कराता है इलेक्शन? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। जबकि जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं या फिर रूरल लोकल बॉडीज होती है, पंचायत की जो इलेक्शन है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। आर्टिकल्स 324 to 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पावर्स, फंक्शंस, टेन्योर, एलिजिबिलिटी एटसेट्रा ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड इट्स मेंबर्स। तो संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में आयोग और इसके सदस्यों की शक्तियां, कार्य, कार्यकाल,
पात्रता इस सब की जो संबंधित प्रावधान है वो है वहां पर। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके अलावा 2 जो है चुनाव आयुक्त होते हैं, तीनों की पावर इक्वल होती है, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। Their tenure is for 6 years or till they attain the age of 65 years, whichever is earlier। तो इनका जो कार्यकाल है या तो वो 6 वर्ष का होता है या फिर जब तक उनकी 65 वर्ष की आयु नहीं होती है, इससे जो भी पहले होता है तब तक उनका कार्यकाल होता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर। हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? अशोक लवासा, राजीव कुमार, राजेंद्र कुमार एंड विशाल कुमार। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जो कि है राजीव कुमार। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज इज यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लॉन्च्ड हरित पथ मोबाइल ऐप। तो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरित पथ मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है। The app has been developed to facilitate the construction of green highways across the country। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है हरित पथ यानी कि जो ग्रीन रोड्स को डेवलप करना। तो यह ऐप जो है देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। दिस ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। तो ये NHAI के द्वारा जो है विकसित किया गया है। NHAI has also launched a nationwide tree plantation campaign हरित भारत संकल्प। तो NHAI के द्वारा एक और जो है ट्री प्लांटेशन यानी कि राष्ट्रीय व्यापी वृक्षारोपण अभियान जो है वो चलाया गया है, जिसका नाम है हरित भारत संकल्प। और इस कैंपेन में NHAI ने जो है 25 लाख से भी ज्यादा जो है पौधे लगाए हैं 25 दिनों में, और पूरा जो है पौधे जो लगाए गए हैं वो राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पर लगाए गए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है इनिशिएटिव है बाय NHAI। तो NHAI के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो NHAI इट इज एन ऑटोनॉमस एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है और ये किसके अंडर काम करती है? इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज। तो इसका जो उद्देश्य है नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके विकास और रखरखाव की यहाँ पे जिम्मेदारी NHAI के पास है। दिस वॉज फाउंडेड इन 1988। तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर इसका? नई दिल्ली में है। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। रिसेंटली द हरित पथ मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत इजी है क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज इज द एफिकेसी ऑफ BCG वैक्सीन विल बी इवैल्यूएटेड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ COVID-19 अमंग एल्डरली पीपल। बुजुर्ग लोगों के बीच कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए BCG वैक्सीन की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये BCG वैक्सीन की फुल फॉर्म क्या है? ये है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन वैक्सीन और ये नॉर्मली बच्चों को दी जाती है टीबी से बचने के लिए, ठीक है। द स्टडी विल बी कंडक्टेड बाय द मुंबई सिविक बॉडी एंड ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR और मुंबई नागरिक निकाय के द्वारा ये जो है अध्ययन किया जाएगा। The study will be conducted on the elderly persons between 60 to 75 years of age who have not been infected with COVID-19। तो अध्ययन में 60 से 75 वर्ष के बीच के बुजुर्ग व्यक्ति शामिल होंगे जो COVID-19 से पीड़ित नहीं है, उन पर ये जो है स्टडी कंडक्ट की जाएगी। तो ICMR के बारे में कुछ जान लेते हैं। इट इज द एपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च इन इंडिया। तो जैव चिकित्सा अनुसंधान, समन्वय और संवर्धन के लिए भारत में यह शीर्ष निकाय है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड। तो ये दुनिया में सबसे पुराने और सबसे बड़े चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है।
इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, तो इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, उसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1911, 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर डायरेक्टर जनरल कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैंने काफी बार बताया है आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल के बारे में, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर श्रीराम भार्गवा। श्रीराम भार्गवा इसका आंसर होगा, डायरेक्टर जनरल है आईसीएमआर के। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन। द बीसीजी वैक्सीन इज नॉर्मली गिवन टू चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिजीज? बीसीजी वैक्सीन सामान्य रूप से बच्चों को किस बीमारी से सुरक्षा के लिए दी जाती है? जॉन्डिस, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी एंड रोटा वायरस। जल्दी से कमेंट करके बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। गाइस कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। ये जो करंट अफेयर्स है आप वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे क्विजेज हैं उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर योर प्रिपरेशन। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करिए जरूर से। आगे चलते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। इलेक्शन कमीशन अनाउंस्ड बाय इलेक्शन फॉर 1 सीट ऑफ राज्यसभा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। द सीट फेल वैकेंट ड्यू टू अमर सिंह डेथ ऑन 1 अगस्त 2020। तो यह जो सीट है वो 1 अगस्त 2020 को अमर सिंह की मृत्यु के कारण रिक्त हो गई थी और इसीलिए अब उपचुनाव किए जा रहे हैं। उपचुनाव क्या होते हैं? एक स्पेशल इलेक्शन होते हैं, विशेष तरह के चुनाव होते हैं। और इट इज एन इलेक्शन यूज्ड टू फिल वन ऑफ द ऑफिसेस वैकेटेड बिटवीन जनरल इलेक्शंस। तो जो आम चुनाव होते हैं उसके बीच में अगर कोई भी सीट खाली होती है, कोई भी ऑफिस वैकेट होता है, कोई जो है रिक्त होता है, तो उसके लिए जो है उस कार्यालय को भरने के लिए चुनाव किया जाता है, उसको बाय इलेक्शन कहते हैं, ठीक है, या फिर उसको बाय पोल भी कहते हैं। यूजुअली दीज इलेक्शंस टेक प्लेस आफ्टर द इनकम्बेंट डाइज और रिजाइन्स, बट दे ऑल्सो टेक प्लेस व्हेन द इनकम्बेंट इज डिस्क्वालिफाइड टू कंटिन्यू इन ऑफिस। ज्यादातर मामलों में ये चुनाव पदधारी व्यक्ति के मरने या इस्तीफा देने के बाद होते हैं, लेकिन ये तब भी होते हैं जब पद पर बने रहने के लिए पदधारी व्यक्ति अयोग्य हो जाता है। तो राज्यसभा के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन जो है वो राज्यसभा की सीट के लिए है। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व। तो राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं हो सकता है, इसलिए इसको परमानेंट हाउस कहते हैं। However, 1/3 of the members retire every second year and new elected members are appointed in their place. तो हालांकि हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन उनकी जगह चुने गए नए सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा consists of a maximum of 250 members, of which 238 members represent the states and union territories and 12 members are nominated by the president. तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य जो हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। ईच मेंबर इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years, तो प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकसभा एक तो परमानेंट बॉडी नहीं है, क्योंकि जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। और जो राज्यसभा है वहां पे 6 years का जो टर्म होता है मेंबर्स का, लेकिन लोकसभा का जो टर्म होता है वो 5 वर्ष का होता है। जनरल इलेक्शन होते हैं और उसके बाद जो है हर 5 साल के बाद जो है जनरल इलेक्शन के बाद फिर नई लोकसभा जो है उसका गठन किया जाता है। और जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स जो है वहां पर 545 होते हैं, ठीक है, जिसमें से जो 543 हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को, और जो 2 होते हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम चेयरमैन की बात करें तो जो हेड होता है लोकसभा में वो कौन होता है? वो स्पीकर होता है लोकसभा का, और स्पीकर जो होता है वो लोकसभा मेंबर्स में से ही इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाना, ठीक है, लोकसभा के बारे में भी। तो जो मैंने आपको 545 बताया है वो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है लोकसभा में वो 552 हो सकती है। 550 जो है वो यूनियन टेरिटरीज और उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट्स को, और जो 2 हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
लेट्स सी अ क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द बाई इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। भारत में उपचुनाव इनमें से किस स्थिति में आयोजित किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट, पदधारी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ एन इनकम्बेंट, पदधारी व्यक्ति के इस्तीफा देने के बाद, एन इनक्यूमेंट इज डिस्क्वालिफाइड टू कंटिन्यू इन ऑफिस, पदधारी के व्यक्ति अयोग्य हो जाने पर, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज इज 6th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक वॉज ऑर्गेनाइज्ड। आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की 6वीं गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टनरशिप विद द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड थाईलैंड। इसका आयोजन भारत और थाईलैंड के विदेश मंत्रालय साझेदारी में कर रहे हैं। द थीम ऑफ दिस 2-day राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज आसियान इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन पोस्ट कोविड एरा। तो इस 2 दिवसीय गोलमेज सम्मेलन का विषय है आसियान भारत पोस्ट कोविड एरा में सुदृढ़ीकरण साझेदारी है। It was jointly inaugurated by Dr. S. Jaishankar, Foreign Minister of India, and Mr. Don Pramudwinai, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand। तो इसका उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री श्री डॉन प्रमुदविनई ने संयुक्त रूप से किया। ऑल्सो आसियान जनरल सेक्रेटरी मिस्टर लिम जॉक होई एड्रेस द इनॉग्रल सेशन। तो साथ ही आसियान महासचिव श्री लिम जॉक होई ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। द आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2009 एट द 7th आसियान इंडिया समिट इन थाईलैंड। तो आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक 2009 में थाईलैंड में 7वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में स्थापित किया गया था। अब यहाँ आसियान का जिक्र हो रहा है तो बात कर लेते हैं आसियान की। Association of Southeast Asian Countries is a regional intergovernmental organization which promotes intergovernmental and economic cooperation। तो आसियान जो है वो एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर सरकारी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। It is consisted of 10 countries। तो इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 10 हैं। कौन कौन सी हैं? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रूनी, म्यांमार, कंबोडिया एंड लाओस। तो ये जो 10 कंट्रीज हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड हैं, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो स्थित हैं ये जो कंट्रीज, इनको ये जो 10 कंट्रीज हैं इनको मिला के आसियान बनता है। इट इज हेडक्वार्टर इन जकार्ता, इंडोनेशिया। तो इसके जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और इसका गठन कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 में हुआ था ना। 8 अगस्त 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ था आसियान का। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर वॉज द आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक स्टैब्लिश्ड। आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2012, 2005, 2009 एंड 2015। क्विकली कमेंट द करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 2009। आगे चलते हैं। नेशनल सीज फायर एग्रीमेंट साइन बिटवीन म्यांमार गवर्नमेंट एंड 10 आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स। तो म्यांमार की सरकार और 10 सशस्त्र जातीय समूहों के मध्य राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। द एग्रीमेंट ऑल्सो कंटेन द फ्रेमवर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसीजर्स पोस्ट 2020 एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक फेडरल यूनियन। इस समझौते में वर्ष 2020 के बाद के विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए रूपरेखा और लोकतांत्रिक संघीय संघ की स्थापना के लिए बुनियादी सिद्धांत भी शामिल हैं। Named as Union Peace Accord 3, this peace agreement contains 15 provisions for implementing the NCA। तो Union Peace Accord 3 नामक इस शांति समझौते में NCA को लागू करने के लिए 15 प्रावधान हैं। These includes protocols for deploying troops, dealing with skirmishes between government troops and armed groups among others। तो इनमें सेना की तैनाती, सरकारी सैनिकों और अन्य लोगों के बीच सशस्त्र समूह के बीच झड़पों से निपटने के लिए प्रोटोकॉल शामिल है। A 4th round of peace process is currently being held between government and armed ethnic groups signing the NCA। तो वर्तमान में NCA पर हस्ताक्षर करने वाली सरकार और सशस्त्र जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया का चौथा दौर आयोजित किया जा रहा है। The peace process in Myanmar was
initiated by President Thein Sein in 2011 to end the long-standing conflict with ethnic armed groups operating in the country. म्यांमार में शांति प्रक्रिया की शुरुआत 2011 में राष्ट्रपति थीन सेन द्वारा देश में सक्रिय जातीय सशस्त्र समूहों के साथ लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए की गई थी. Talking about Myanmar, it was formerly known as Burma and is a Southeast Asian nation. इसे पूर्व में बर्मा के नाम से जाना जाता था और यह एक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है. Its capital is न्यापिदाउ and the currency is Burmese kyat. तो म्यांमार की जो राजधानी है वो न्यापिदाउ है और जो मुद्रा है वो बर्मीज क्यात है. और म्यांमार जो है वो अपना बॉर्डर जो है वो भारत के साथ भी शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ भी शेयर करता है, ठीक है, और भी कंट्रीज के साथ शेयर करता है. आगे चलते हैं. लेट्स सी अ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही है? रिसेंटली अ नेशनल सीज फायर एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन म्यांमार्स गवर्नमेंट एंड 10 आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स. म्यांमार इज अ मिडिल ईस्ट एशियन नेशन. हाल ही में म्यांमार की सरकार और 10 सशस्त्र जातीय समूहों के मध्य राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं. म्यांमार एक मध्य पूर्वी एशियाई राष्ट्र है. आपको बताना है कौन सा कथन सही है इसमें. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above. तो क्या होगा इसका सही आंसर? ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट्स. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, because Myanmar is not located in Middle East Asian nation but it is located in Southeast Asia. Okay, it is a Southeast Asian nation. Moving forward, next news is Madhya Pradesh will provide government job on the basis of examination conducted by a newly formed National Recruitment Agency. मध्य प्रदेश नवगठित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करेगा और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया है. मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू टेक सच अ डिसीजन. आफ्टर दिस डिसीजन द यूथ ऑफ द स्टेट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू टेक एनी सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन द स्टेट. तो इस निर्णय के बाद राज्य के युवाओं को राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए कोई अलग परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी. उनको जो भी मार्क्स मिलेंगे उस एग्जाम में, सीईटी में यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा, ठीक है, उसमें जो भी मार्क्स ऑब्टेन होंगे उसके बेसिस पे ही जो उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी मध्य प्रदेश में. ठीक है, तो एनआरए की बात हम करें तो अभी हमने कल परसों में ही पढ़ा था कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है उसकी स्थापना की जाए. ठीक है, और उसमें ये कहा गया था कि उसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए, ठीक है, जो कि नॉन टेक्निकल पोस्ट होंगी. ठीक है, इनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा. ठीक है, और ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा इसको कंडक्ट कौन करेगा? एनआरए कंडक्ट करेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करेगी. एंड इसका जो स्कोर होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा. और जो भी कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स हैं यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा. अटेम्प्ट्स पर कोई लिमिट नहीं होगा, किसी के लिए भी नो लिमिट्स ऑन अटेम्प्ट. आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं. ठीक है, लेकिन आपका जो आयु की लिमिट है, जो एज लिमिट है, उसको वो एक्सीड नहीं करना चाहिए. तो जब तक आपकी एज लिमिट है तब तक आप जो है कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं. सीईटी का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होगा. ये जो स्कोर है वो स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, सेंट्रल गवर्नमेंट सबके साथ शेयर किया जाएगा. ठीक है, तो जो भी इस स्कोर के बेसिस पे जॉब्स देना चाहते हैं वो दे सकते हैं. और मध्य प्रदेश ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने डिसीजन लिया है. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग. मध्य प्रदेश की बात करें तो इट इज सेकेंड ओनली टू राजस्थान इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द कंट्री. तो मध्य प्रदेश का देश में क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान के बाद दूसरा स्थान है. द कैपिटल इज भोपाल. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, हम सब जानते हैं. चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है और जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है. इससे पहले लालजी टंडन थी, उनका निधन हो गया था. उसके बाद आनंदीबेन पटेल को जो है गवर्नर अपॉइंट किया गया. स्टेट एनिमल की बात करें तो बारहसिंगा यहाँ पे स्टेट एनिमल है. स्टेट बर्ड है यहाँ पे मध्य प्रदेश का एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर. और जो स्टेट फ्लावर है वो पलाश है. और गवर्नर की बात हुई है तो मेघालय के जो गवर्नर हैं, अभी किसको अपॉइंट किया गया? मेघालय गवर्नर सत्यपाल मलिक को अपॉइंट किया गया है.
इससे पहले ये गोवा के जो है गवर्नर के रूप में जो है नियुक्त थे, लेकिन अभी जो है जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनको जो है गोवा का भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बार बार इसलिए रिवाइज करा रही हूं ताकि आप भूले ना, आपको याद रहे, अगर एग्जाम में कभी भी आए तो आप उसको सही करके आए, गलत ना करके आए। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डिसाइड टू प्रोवाइड अ गवर्नमेंट जॉब बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द न्यूली फॉर्म नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नवगठित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय लेने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत इजी है, ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। द अवार्ड्स विल बी प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन August 29 फ्रॉम राष्ट्रपति भवन इन अ स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन थ्रू वर्चुअल मोड। तो ये जो पुरस्कार है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 29 अगस्त यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे पर जो है ये दिया जाएगा और ये वर्चुअल मोड के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तो किस किस को ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं? क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैराथलीट मरियप्पन थांगावेलु, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, रेसलर विनेश फोगट, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम कैप्टन रानी रामपाल, इन सबको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलेगा। दे विल बी प्रेजेंटेड विद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 27 players have been selected for the Arjuna Awards for outstanding performance for 4 years. 27 खिलाड़ियों को 4 वर्षों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड में जो लाइफ टाइम कैटेगरी है, ठीक है, उसमें धर्मेंद्र तिवारी को आर्चरी से हैं उनको दिया जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में। पुरुषोत्तम राय फॉर एथलेटिक्स, शिव सिंह फॉर बॉक्सिंग, रोमेश पठानिया फॉर हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा इन कबड्डी, विजय बालचंद्र मुनीश्वर फॉर पैरा पावर लिफ्टिंग एंड नरेश कुमार फॉर टेनिस। लक्ष्य संस्थान एंड आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट विल बी अवॉर्डेड द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर रिकॉग्निशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग यंग टैलेंट। लक्ष्य संस्थान और सेना के खेल संस्थान को नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विल बी अवॉर्डेड द माका ट्रॉफी फॉर ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मौलाना अबुल कलाम आजाद यानी कि माका जो ट्रॉफी है वो दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ जो अनाउंसमेंट हुई है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। इस पे मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें हम पूरा जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। मनिका बत्रा हु विल रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2020 एज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट एंड रेसलिंग। सो जल्दी से कमेंट करके बताइए मनिका बत्रा कौन से खेल से संबंधित है? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज टेबल टेनिस। नेक्स्ट न्यूज इज इंदिरा रसोई योजना वॉज लॉन्च्ड इन राजस्थान। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये जो चीफ मिनिस्टर राजस्थान के अशोक गहलोत उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू द पुअर एट ₹8 पर प्लेट। तो इस योजना का उद्देश्य गरीबों को ₹8 प्रति थाली में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। Though each plate will cost ₹20, the state government will provide a subsidy of ₹12 per plate with an estimated expenditure of ₹100 crore per year. हालांकि प्रत्येक प्लेट की कीमत ₹20 होगी, लेकिन राज्य सरकार प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च के साथ ₹12 प्रति प्लेट की सब्सिडी प्रदान करेगा। As a part of the plan, each plate will contain 100 grams of pulses, 100 grams of vegetables, 250 grams of chapatis and pickles. The scheme aims to serve 1.34 lakh people per day in the state. तो योजना के हिस्से के रूप में प्रत्येक प्लेट में 100 ग्राम दालें, 100 ग्राम सब्जियां, 250 ग्राम चपाती और अचार होंगे। योजना राज्य के
राज्य में प्रतिदिन 1.34 लाख लोगों को भोजन परोसने का लक्ष्य रखती है। The scheme was launched on former Prime Minister Rajiv Gandhi's birth anniversary, which is celebrated as Sadbhavna Divas and is named after former Prime Minister Indira Gandhi. यह योजना जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती, जिसको सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 अगस्त को, उस पर शुरू की गई और इसका जो नाम है वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। Now let's see a question. Recently, इंदिरा रसोई योजना has been launched in which state? हाल ही में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड मणिपुर। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत इजी है। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन है, दैट इज राजस्थान। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया दे आर वर्किंग ऑन अ सप्लाई चेन ट्रीटी टू काउंटर चाइना। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक आपूर्ति श्रृंखला संधि पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि चीन का मुकाबला करने के लिए किया जा रहा है। जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वांट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन्स टू काउंटर चाइनाज डोमिनेंस इन द एरिया ऑफ ट्रेड एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तो जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापार और भू राजनीतिक तनाव के क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना चाहते हैं। Although the talks are currently at a working level, Japan wants to bring it forward to a higher level. हालांकि जो वार्ता है वर्तमान में कार्य स्तर पर है, लेकिन जापान इसे आगे उच्च स्तर पर लाना चाहता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएस आर मेंबर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड इन द सदर्न पैसिफिक ओशन रीजन, अ फ्लेक्सिबल ग्रुप फॉर नेशनल सिक्योरिटी कंसल्टेशंस। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस है, ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या फिर जिसको क्वाड कहते हैं, तो उसका ये एक पार्ट है, ठीक है। और ये जो क्वाड है ये एक फ्लेक्सिबल ग्रुप है जो नेशनल सिक्योरिटी कंसल्टेशन यानी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्श के लिए एक लचीला समूह है। Now let's see a question. Which countries are working on a supply chain treaty to counter China? चीन का मुकाबला करने के लिए एक आपूर्ति श्रृंखला संधि पर कौन से देश काम कर रहे हैं? जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन कौन से देश हैं? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 and 3। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज नमत बसाई प्रोग्राम ऑफ केरला इज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग ट्राइबल चिल्ड्रन बैक टू स्कूल। तो केरल का नमत बसाई कार्यक्रम आदिवासी बच्चों को स्कूल वापस लाने में सफल रहा है। The program is the program of Government of Kerala to teach tribals in their mother tongue. तो यह केरल सरकार का आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए कार्यक्रम है। This program is implemented by समग्र शिक्षा केरला। तो इस समग्र शिक्षा केरल द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम है, जिसके तहत सैकड़ों आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में ऑनलाइन कक्षाओं में के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। Under this, hundreds of tribal children are being taught through ऑनलाइन क्लासेस इन देयर नेटिव लैंग्वेज। तो क्या होता है कि जब बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो उनको चीजें जल्दी समझ में आती हैं और वो बेहतर कर सकते हैं। तो आपने अभी जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें यही कहा गया है कि 5th क्लास तक, अप टू 5th क्लास स्टूडेंट्स को जो है उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। इस चीज पर जोर दिया गया है, ठीक है। क्यों पढ़ाया जाएगा? ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके और जो भी बच्चे हैं जो हर क्षेत्र के हैं उनको जो है साथ लेके चला जाए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, इक्वालिटी हो, ठीक है। किसी पर भी कोई भी लैंग्वेज ना थोपी जाए और उसके बाद भी उनको चूज करने का मौका मिलेगा कि वो अपनी मदर लैंग्वेज में कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर कोई और प्रेफर्ड लैंग्वेजेस में करना चाहते हैं। समग्र शिक्षा केरला has distributed around 50 laptops exclusively for Namath Besai, by which pre-recorded classes are offered through a YouTube channel. तो SSK यानी कि समग्र शिक्षा केरला ने लगभग 50 लैपटॉप विशेष रूप से नमत बिसाई के लिए वितरित किए हैं, जिसके द्वारा प्री रिकॉर्ड कक्षाएं जो है वो एक YouTube चैनल के माध्यम से चलाई जा रही हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। नमत बसाई प्रोग्राम इज बीइंग रन इन विच स्टेट टू एजुकेट ट्राइबल चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग। आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए नमत बसाई कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा है? केरला, कर्नाटका, मिजोरम एंड नागालैंड। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यानी कि केरला।
तो फ्रेंड्स हमने जो यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी पढ़ लिए हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप रोजाना करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।